ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र की जो पाठ्य पुस्तक है एकांकी रत्नाकर या एकांकी संग्रह, उसमें संकलित 5 एकांकी है। एकांकी रत्नाकर जो एकांकी संग्रह है उसमें 5 एकांकी है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम कौमुदी महोत्सव एकांकी है रामकुमार वर्मा की, इसकी प्रमुख जो व्याख्याएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और जिस पाठ्यक्रम की या जिस विषय की, जिस बिंदु की, जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वो कौमुदी महोत्सव है। पिछले 2 वीडियो में हम इस एकांकी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम इस एकांकी के जो प्रमुख 7 जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 8वां जो प्रमुख गद्यांश है उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो BA प्रथम वर्ष की छात्राएं कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। तो प्रिय छात्राओं, मैंने इस एकांकी का आपको सारांश बता दिया है। और इस एकांकी के जो एकांकीकार है, लेखक है, उसके बारे में मैं उनका जीवन परिचय, व्यक्तित्व और कर्तृत्व है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो आज हम इस एकांकी की जो 8वीं व्याख्या है उसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। व्याख्या के मैंने आपको पिछले वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूँ कि व्याख्या के 4 जो सोपान होते हैं, चरण होते हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो उसी के आधार पर हम इस गद्यांश का विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। मैं एक महोत्सव का आयोजन करना चाहता हूँ। कौमुदी महोत्सव। शरद ऋतु की आज पूर्णिमा है, इसलिए समाहर्ता वसुगुप्त के प्रस्ताव के अनुसार मैंने मध्याह्न में इस निर्णय की घोषणा कर दी है। प्रकृति की इस चंद्रमयी निर्मलता में जनता के हृदय की समस्त पाप वासनाएं धुल जावें। कौमुदी महोत्सव इस भांति कुसुमपुर का महान राजनीतिक पर्व है। तो अब हम इस जो गद्यांश है उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत तो गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित या लिखित एकांकी कौमुदी महोत्सव शीर्षक से उद्धृत है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौमुदी महोत्सव की घोषणा के घटनाक्रम को दर्शाया गया है। इस महोत्सव के आयोजन में चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र शामिल है। महामंत्री चाणक्य द्वारा इस षड्यंत्र को विफल किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा ब्राह्मण चाणक्य का बुद्धि कौशल व महत्व स्वीकार किया जाता है, उसी का इसमें चित्रण या वर्णन किया जा रहा है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में कौमुदी महोत्सव एकांकी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव की घोषणा की जाती है कि आज हम कौमुदी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और इसको अमली जामा पहनाने के लिए वो अपना जो अमात्य है और कई इसके जो आयोजन में भाग लेने वाले जो साथीगण हैं उनको वो आगाह करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि इसका सही ढंग से आयोजन किया जाए। इस महोत्सव में राजनर्तकी अलका को सम्राट चंद्रगुप्त के समक्ष नृत्य करने के लिए लाया जाता है। अलका जो कि वसुगुप्त का जो एक पूर्व प्लान है, अलका को ला करके ये एक तरह से विषकन्या हैं और इसके द्वारा नृत्य किया जाएगा और ये क्या है अपने उस पर होठों पर और शरीर पर विष को लगा करके और चंद्रगुप्त को मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। हालांकि षड्यंत्र में इनके जो महामंत्री है चाणक्य, जो बहुत ही चतुर है, चालाक है, वो इस षड्यंत्र को विफल कर देते हैं। खैर, हम घटना को देखते हैं। इस महोत्सव में राजनर्तकी अलका को सम्राट चंद्रगुप्त के समक्ष नृत्य करने के लिए लाया जाता है। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु की पूर्णिमा को आयोजित करने की योजना है। शरद ऋतु की पूर्णिमा है, उसको इस आयोजन को अंजाम दिया जाता है। प्रकृति की चंद्रमयी निर्मलता में, प्रकृति की जो सौंदर्य छटा है उसकी निर्मलता में जनता के हृदय की समस्त पाप वासनाएं धुल जाए, इसीलिए क्या है इस का आयोजन किया जा रहा है कौमुदी महोत्सव का। इस भाव को ध्यान में रखा जाता है। नंदवंश का महामंत्री राक्षस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मरवाने का षड्यंत्र रचता है, जिसमें कुसुमपुर के समाहर्ता वसुगुप्त का भी हाथ है। वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते हैं। इस षड्यंत्र में राजनर्तकी अलका जो कि विषकन्या है, उसे सम्राट के विनाश के लिए प्रशिक्षित किया जाता है या उसे ट्रेनिंग दी जाती है। सम्राट चंद्रगुप्त इस षड्यंत्र से अपरिचित है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं, परंतु महामंत्री चाणक्य को इसकी भनक लग जाती है, इसकी जानकारी मिल जाती है। किसको? चंद्रगुप्त का जो महामंत्री है चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, क्योंकि चाणक्य स्वभाव से कुटिल था, इसीलिए इनका नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहते हैं इन्हें। वह कौमुदी महोत्सव की राज आज्ञा को रोक देता है, राजा को इसके लिए मना कर देता है कि ये नंदवंश का जो सम्राट है उसका ये षड्यंत्र है, आपको मारना चाहते हैं, इसलिए इस आयोजन को वो रोक देता है, जिससे सम्राट चंद्रगुप्त रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वे चाणक्य को या इनका जो महामंत्री है आचार्य चाणक्य, उसको पद से हटा देते हैं। चाणक्य सम्राट के सामने विषकन्या अलका के अधरों के स्पर्शित आसव को वसुगुप्त को बलात् पिलवा देता है। आसव जो विष लगा रखा था होठों पर, अधरों पर, उस आसव को, उस जहर को, उस विष को वसुगुप्त को, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त का दुश्मन है, उसको क्या है चाणक्य उस आसव को पिला देता है, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है।
जिससे वसुगुप्त का तत्काल प्राणांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अलका षड्यंत्र का राज खोल देती है, सम्राट उसे बंदी बना लेता है। चाणक्य सम्राट के प्राण बचाकर जानों को उद्धत होते हैं। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्राणों को बचा करके वो जाने को उद्धत होते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ। तो सम्राट चाणक्य को रोककर महामंत्री के रूप में ही रहने का आग्रह करते हैं। सम्राट चाणक्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की जो इम्पोर्टेंसी है, उनका जो महत्व है, योगदान है, उसको स्वीकार करते हैं। कौमुदी महोत्सव जो कि कुसुमपुर का महान राजनीतिक पर्व है, उसे रोक दिया जाता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। तो पहले हम इसका सामाजिक विश्लेषण निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में या गद्यांश में चाणक्य की स्वामी भक्ति को दर्शाया गया है कि चाणक्य वास्तव में स्वामी भक्त है। चाणक्य ने किस प्रकार राजज्ञा का विरोध करके अपने स्वामी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है, उसका प्रस्तुतिकरण एकांकी के माध्यम से किया गया है। तो देखिए, जान पे खेल कर भी पद का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। व्यक्ति की जान बचाना बहुत आवश्यक है। पद तो मिलते रहते हैं और पद पे या कुर्सी पे चपकना या कुर्सी से जकड़े रहना कोई महत्व नहीं है। महत्व तो मानव की जान को बचाना होता है, मनुष्य का कल्याण करना चाहिए। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। कौमुदी महोत्सव एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें भारत के महान मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनी प्रथम विजय के उपलक्ष्य में कुसुमपुर में आयोजित उत्सव के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत एकांकी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व महामंत्री चाणक्य के बुद्धि कौशल की झलक देखने को मिलती है। प्रस्तुत गद्यांश की या गद्यावतरण की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम प्रस्तुत एकांकी का जो नमा गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करेंगे। सम्राट जिस समय से कौमुदी महोत्सव का संवाद नागरिकों के समीप पहुंचा, सम्राट जिस समय से कौमुदी महोत्सव का संवाद नागरिकों के समीप पहुंचा है, उस समय से प्रत्येक नागरिक ने शूद्र महापदम नंद की क्रूरता के उपसंहार में आपकी उदारता का भरत वाक्य जोड़ दिया है। सम्राट ने आर्य चाणक्य की सहायता से शास्त्र और पृथ्वी का उद्धार किया है। आपका कुसुमपुर में प्रवेश शस्त्र विजय का सूचक है, जिसमें शास्त्र का संतोष और पृथ्वी का कल्याण निहित है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर या एकांकी संकलन संग्रह में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी कौमुदी महोत्सव से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रगुप्त ने पुष्पदंत से कहा कि मुझे इसी से सुख की अनुभूति होगी कि मेरी प्रजा संतुष्ट रहे।
चंद्रगुप्त ने पुष्पदंत से जानना चाहा कि क्या कुसुमपुर के नागरिकों में कौमुदी महोत्सव के प्रति उत्सुकता है, कौमुदी महोत्सव का आयोजन करने के प्रति वो उत्सुक है, महोत्सव कराया जाना उन्हें सुख देने वाला लगेगा या नहीं। तब पुष्पदंत कह रहा है। अब पुष्पदंत क्या कह रहे हैं, आगे हम अगला जो व्याख्या का सोपान है, चरण है, भावार्थ है, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पदंत ने सम्राट चंद्रगुप्त को बतलाया है कि जब से नागरिकों ने कौमुदी महोत्सव का आयोजन किए जाने की बात सुनी है कि आज कुसुमपुर के लोगों के लिए एक कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तब से ही उनमें प्रसन्नता का भाव जाग गया है। वो गदगद हो गए हैं, वो प्रसन्न चित्त हो गए हैं, वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। तब से कुसुमपुर के नागरिक ऐसा सोचते हैं कि महापद्म नंद क्रूर था, वो हत्यारा था, वह समाप्त हो गया। यह अच्छा ही हुआ। कुसुमपुर की जो जनता है वो बिल्कुल ही प्रसन्नचित्त हो गई कि नंद सम्राट महापद्म नंद का विध्वंस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब नाटक के अंत में जोड़े जाने वाले भरत बाग की तरह जनता आपसे कल्याण की आशा रखती है कि इस कुसुमपुर की जनता है उसका सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कल्याण करे, इसके लिए अच्छा करे कोई कार्य, तो कल्याण की आशा रखती है। आपका भी हित चाहती है कि आपका जो राज्य है वो खूब फले फूले, बहुत दूर दूर तक ये राज्य फैल जाए। ये कुसुमपुर की जनता की आवाज़ है। पुष्पदंत ने कहा कि सम्राट, आपने आचार्य चाणक्य की सहायता से कुसुमपुर में जो किया है वह शास्त्रोचित है, शास्त्रों के अनुसार सही है, वह शास्त्र विरुद्ध नहीं है। नंद जैसे विलासी क्रूर राजा का समाप्त हो जाना अच्छा ही है कि आपने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उसको समाप्त करने वाले आपके द्वारा कुसुमपुर की धरती का, यहाँ के निवासियों का उद्धार कल्याण ही होगा। ऐसा क्या है पुष्पदंत सोचते हैं। आपने भलाई का ही कार्य किया है। आज आप कुसुमपुर के शासक हैं, यहाँ के राजा हैं, यहाँ के सम्राट हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि आप शस्त्र चलाने में निपुण हैं, हथियार चलाने में आप पूर्ण रूप से कुशल हैं, निपुण हैं और नंद की तरह विलासी नहीं है। नंद जो राजा है उसकी तरह आप भोग विलास में विश्वास नहीं करते हैं। आपकी विजय विलासता आदि पर वीरता की विजय है। आपकी सफलता से शास्त्र सम्मत कार्य होंगे, धरती का कल्याण होगा, अर्थात जनता का उत्थान होगा, विकास होगा, ऐसी लोगों को आपसे अपेक्षा है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पदंत का कथन चंद्रगुप्त की प्रशंसा से संबंधित है। वह क्रूर विलासी नंद के मारे जाने और चंद्रगुप्त के विजयी होने को अच्छा मानता है और पुष्पदंत चंद्रगुप्त को कुसुमपुर की जनता की भावना से अवगत करा रहे हैं। और प्रस्तुत गद्यांश में पारिभाषिक शब्दों का समुचित प्रयोग किया गया है और इस गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला जो
गद्यांश है, 10वां जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान है उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। सतर्कता से देखने की ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। नगरी का ऐश्वर्य जननी का ऐश्वर्य है। जननी का ऐश्वर्य देखकर किस पुत्र को प्रसन्नता न होगी। जननी के या जननी का ऐश्वर्य देखकर किस पुत्र को प्रसन्नता न होगी। अपरिचित व्यक्ति की ओर से आई हुई कल्याण कामना भी जब रुचिकर ज्ञात होती है तो सम्राट, आप जैसे उदार मना सम्राट की ओर से की गई कल्याण कामना नागरिकों के हृदय में सम्राट के प्रति भक्ति और श्रद्धा की मंदाकिनी प्रवाहित किए बिना न रहेगी। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान है उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर रामकुमार वर्मा या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित कौमुदी महोत्सव एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है। और ये एकांकी रामकुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी है, महत्वपूर्ण एकांकी है। और प्रस्तुत जो पाठ्य पुस्तक है एकांकी रत्नाकर, इसकी ये प्रथम एकांकी है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इनका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पदंत के यह कहने पर कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा आयोजित महोत्सव की बात से कुसुमपुर के नागरिक खुश हैं, प्रसन्न हैं। वे उसे अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। यशोवर्मन ने कहा कि कुछ लोग नंद के समर्थक हो सकते हैं। यों नागरिक नगरी की शोभा देखकर अपने गैर विरोध को तो भूल सकते हैं, फिर भी हमें उत्सव में सतर्कता से देखना चाहिए। तब वसुगुप्त कह रहा है, क्या कह रहा है वसुगुप्त, या क्या कहना चाहता है। अब हम अगला जो सोपान है भावार्थ उसमें हम देखते हैं। वसुगुप्त अर्थात वह कहता है कि उत्सव को सतर्कता से सावधानी से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी महोत्सव से कल्याण होने की ही आशा रखनी चाहिए कि महोत्सव का आयोजन होगा तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, तो हमें तो खुश होना चाहिए। महोत्सव नगरी का ऐश्वर्य यश बढ़ाने वाला होगा। दूर दूर तक क्या है राजा की प्रसिद्धि है वो फैल जाएगी, तो जनता में अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। नगरी का ऐश्वर्य तो अपनी जननी का ही ऐश्वर्य है, क्योंकि लिखा भी है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, बढ़कर है, श्रेष्ठ है। अपनी माँ का ऐश्वर्य बढ़ता देखकर एक पुत्र को प्रसन्नता ही होती है। उसी प्रकार कुसुमपुर के लोगों को महोत्सव से प्रसन्नता ही होगी। कोई अनजान व्यक्ति भी यदि कल्याण की कामना करे, कल्याण का कार्य करे, तो जनता को वह पसंद ही आया करता है। सम्राट, आप तो वैसे ही जनता के प्रति उदारता दर्शाने वाले हैं, आप तो उदार हृदय के हैं। आपके द्वारा भलाई के लिए किया जा रहा है यह महोत्सव। नागरों के हृदय में आपके प्रति भक्ति और श्रद्धा की मंदाकिनी गंगा प्रवाहित होगी। स्वर्ग में विद्वान गंगा की धारा प्रवाहित करेगा। तात्पर्य यह है कि उत्सव से कुसुमपुर के लोगों का हृदय आपके प्रति श्रद्धा भक्ति के भाव ही जगाने वाला सिद्ध होगा, ऐसा लोगों का और मेरा मानना है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की ओर से सतर्क रहने की मुझे तो कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घबराएं नहीं,
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश या उक्त गद्यांश में वसुगुप्त नंद के मंत्री राक्षस का एक षड्यंत्र पूरा करना चाहता था। वह चंद्रगुप्त को समाप्त करना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि सम्राट चंद्रगुप्त सतर्क रहें, चौकन्ना हो जाएं। उसका कथन उसके स्वभाव उद्देश्य के अनुरूप ही है। तो ये षड्यंत्र है, इसमें सफल होने का प्रयास करते हैं वसुगुप्त, लेकिन ऐन वक्त पर चाणक्य इस आयोजन को विफल कर देते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के वर्णन में रूपक अलंकार है, वर्णन में चित्रात्मकता तो है ही है, और इसकी जो भाषा शैली है वो सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम 11वां जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। यह सम्राट की उदारता है। शूद्र राजा महापदम तो प्रजा से सहस्त्र पण लेकर उन्हें अपने विलास में व्यय करते थे, और प्रजाजनों को उसी अवसर पर प्राण दंड का पुरस्कार मिलता था। अपने को एक राष्ट्र घोषित करते हुए भी वे प्रजाजनों के हृदय में अणु मात्र भी स्थान नहीं बना सके थे, थोड़ा सा भी स्थान नहीं बना सके थे। यही अवस्था उनके पुत्रों घनानंद के समय में थी। तो ये गद्यांश है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य के आधार पर इस गद्यांश का विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित या लिखित एकांकी कौमुदी महोत्सव शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और ये इस पाठ्यपुस्तक की प्रथम एकांकी है। इस एकांकी रत्नाकर में 5 एकांकी संकलित है, जिसमें ये प्रथम एकांकी है, कौमुदी महोत्सव। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पदंत ने सम्राट चंद्रगुप्त को बतलाया है। क्या बतलाया है कि उत्सव के लिए नायक ने कुसुमपुर नगर को सजाने आदि के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, कि इसको चकाचक कर दिया है, बिल्कुल सजा दिया है, क्योंकि सजावट थकावट की रुकावट होती है। चंद्रगुप्त ने पुष्पदंत से कहा कि उत्सव का सारा खर्च राजकोष के बजाय मेरे चंद्रकोष से किया जाए। तब वसुगुप्त कह रहा है, क्या कह रहा है वसुगुप्त, हम अगला जो व्याख्या का सोपान है, भावार्थ है, उसमें देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में वसुगुप्त तो चंद्रगुप्त को भ्रमित करना चाहता था। वह चाहता था कि चंद्रगुप्त उत्सव के समय प्रसन्न रहकर अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क न रहे। इसी उद्देश्य से उसने नंद की निंदा की और चंद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने चंद्रकोष से उत्सव का खर्चा देना आपकी उदारता को दर्शाता है। खर्चा वहन करने वाले आप बहुत उदार हैं। आपसे पहले के यहाँ के राजा तो ऐसे नहीं थे, वो तो कंजूस थे। शूद्र राजा महापदम तो ऐसे उत्सवों के लिए प्रजा से हजारों पण एकत्र करता था। पण का तात्पर्य उस समय चलने वाली मुद्रा थी, इसको हम रुपया कहते हैं आज के दरमियान। हजारों पण एकत्र करता था और उस धन से विलासी जीवन व्यतीत करता था। उसे जनता पर बोझ डालने में कोई संकोच नहीं होता था। वह प्रजाजनों को ऐसे अवसरों पर प्राण दंड भी दे देता था,
कहने को तो वह स्वयं को एक राष्ट्र बतलाता था, लेकिन वह प्रजाजनों के हृदय में अपने लिए अणु के बराबर भी जगह नहीं बना सका था। वो लोकप्रिय नहीं था। प्रजा में उसके प्रति तनक भी श्रद्धा का भाव न था। उसका पुत्र घनानंद भी ऐसा ही था। वह भी प्रजा का शोषण करने में नहीं हिचकता था। आपकी सी उदारता उन नंद राजाओं में थी ही नहीं, ऐसी उदारता उनमें नहीं थी। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहे कि इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में वसुगुप्त के शब्दों से स्पष्ट है कि वह प्रशंसा करके चंद्रगुप्त के मन में अपने प्रति विश्वास जगाना चाहता था, ताकि चंद्रगुप्त उसके षड्यंत्र के बारे में सोच भी नहीं पाए, किसी तरह से उसे पता नहीं चले। वसुगुप्त षड्यंत्रकारी था। उस पर तुलसीदास जी का यह कथन पूर्णतः लागू होता है। नमन नीच की अति दुखदाई। नमन नीच की अति दुखदाई, जो बहुत ही निकृष्ट है, उसकी अति है वो राजा के लिए, प्रजा के लिए दुखदाई होती है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। धन्यवाद, नमस्कार। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।